बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से 12वां पाठ संसार पुस्तक है का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए एक पत्र से लिया गया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र अपनी बेटी को लिखा था और इसमें वो उनके बारे में बात कर रहे कि अब हम एक साथ नहीं हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय मसूरी में कॉन्वेंट में पढ़ रही थी और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे, तो वो रोज़ उनसे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए वो पत्र के माध्यम से उनको दीन दुनिया के बारे में बताते थे। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी ये दुनिया बहुत बड़ी है और उसकी तुलना में हमारा देश बहुत छोटा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर हमें पूरे विश्व के बारे में जानना है तो इसमें बसी हुई अलग अलग जातियों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत सी बातें ही छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातें ही बतला सकता हूँ। तो पत्र के माध्यम से अब ज़्यादा विस्तार में हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें मैं पत्र के माध्यम से बता सकता हूँ। तो वो इंदिरा जी को कहते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। यानी वो इंदिरा को इस विश्व बंधुत्व की भावना से उनको जो है प्रेरित कर रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा एक घर की तरह है और हम सब लोग जो यहाँ रहते हैं वो भाई बहन हैं। तो जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिलेगा। तो यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी, यानी किसी भी प्रकार के प्राणी इस धरती पर नहीं थे। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। यानी धरती बिल्कुल वीरान थी, न पेड़ पौधे थे न घास थी। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यानी जो हमें विज्ञान बताता है कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो वो बात हम इन पुस्तकों से और जो अवशेष मिलते हैं उनसे भी हम पता लगा सकते हैं। पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? यानी जिस समय सभ्यता नहीं थी, मनुष्य नहीं था, तो किताबें भी कहाँ से आती? तो हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते।
लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है, यानी जो सिर्फ कल्पना से ही हो वह ठीक नहीं हो सकता। क्या होगा इसका? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी किताबें, कितनी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें दुनिया का पुराना हाल बताती हैं। लेकिन हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, यानी हम इस संसार को अपनी नज़र से देखें। पढ़ने का मतलब है कि हम अपनी नज़र से देखें, उसको समझें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। देखो, पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना है मतलब ये इसका मतलब होता है कि हम उनको देख के उनका अवलोकन करें, उनका अध्ययन करें। ये पहाड़ कैसे हैं, ये पत्थर कैसे हैं, तो हमें उनका हाल पता लग जाएगा। तो एक छोटा सा रोड़ा जिसे हम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कभी कभी एक छोटा सा पत्थर भी हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाता है। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और से पढ़ सकोगी। प्रकृति के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें जो है वो नज़दीक से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसका अवलोकन करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। वह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे चमकीला, चिकना और गोल हो गया? यानी अगर हमें कोई ऐसा पत्थर मिला जो बिल्कुल गोल है, चिकना है, तो ये कहाँ से आया? तो अगर हम उसे देखें तो हम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हैं। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत गुजरा हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहुंचा दी। छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा और इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। अब देखिए उस पत्थर की यात्रा, यानी वो चट्टान से टूटा, बिखरा, एक झरने में या नदी में गया, वहाँ से वो दूसरी नदी में गया, लुढ़कते लुढ़कते तो उसके जो किनारे थे वो घिस गए। पानी ने उसको चिकना कर दिया और वह चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। तो जैसे हम देखते हैं नदी के किनारे में कई ऐसे पत्थर मिल जाते हैं जो गोल गोल होते हैं, तो वो पत्थर हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो पत्थर तुम्हें मिला वह किसी कारण से छूट गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यानी पानी उसको लगातार घिसता रहता है और घिसते घिसते वो एक छोटे से स्वरूप में बदल जाता है, एक रेत के कण में बदल जाता है। जर्रा मतलब कण। और इस तरह से उस बालू का किनारा बन जाता जिस पर पहले से ही और पत्थर के टुकड़ों के घिस घिस कर वो बालू बन गई।
तो उस तट पर छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। तो अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये उन्होंने उसको समझाने के लिए लिखा था कि एक छोटा सा पत्थर भी हमें इतनी सारी बातें बता जाता है, तो जहाँ प्रकृति के इतने बड़े बड़े भंडार हैं वो तो हमें पता नहीं और कितनी बातें बता देंगे। तो इस पत्र का अनुवाद ये अंग्रेजी में लिखा गया था और इसका अनुवाद प्रेमचंद ने ही किया था।